हेलो क्रेजी करे व्यूअर्स, कैसे हो फ्यूचर ऑफिसर्स। वेलकम बैक क्रेजी करे फैमिली। सभी को बड़ा सा वेलकम। आज का ये डीप डाइव सच में बहुत मजेदार होने वाला है, बिल्कुल क्योंकि हम एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज ब्रेक डाउन करेंगे। बिल्कुल। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस के एक बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है हेल्थ इंडिकेटर्स शो प्रोग्रेस बट डिस्पैरिटीज रिमेन। सही बात है। और हम इस एडिटोरियल को ना लाइन बाय लाइन बिल्कुल आसान हिंदी में समझेंगे, ताकि जो भी इंग्लिश का डर है वो खत्म हो जाए। और हमारी अप्रोच बहुत ही क्लियर रहेगी। इस सेशन में मुश्किल इंग्लिश को आसान बनाया जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है ना, जो सीधा एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसे हम नेचुरल तरीके से समझेंगे। हाँ, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो, हम इसे पूरी तरह से एग्जाम के नजरिए से डिकोड करेंगे, ताकि आपको सिर्फ मीनिंग नहीं बल्कि एप्लीकेशन भी समझ आए। सही कहा आपने। तो चलिए सीधा एडिटोरियल के पहले सिरे पर चलते हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पिक्चर दिखाता है। देखिए, एडिटोरियल की शुरुआत ही काफी सकारात्मक ढंग से होती है। आप पहला पैराग्राफ रीड करेंगे? हाँ, मैं रीड करता हूँ। एडिटोरियल में लिखा है, इंडिया हैज रिकॉर्डेड मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर्स। अच्छा, यहाँ एडिटोरियल कह रहा है कि भारत ने कई महत्वपूर्ण हेल्थ इंडिकेटर्स यानी स्वास्थ्य संकेतकों में एक बहुत ही शानदार और मापने योग्य सुधार दर्ज किया है। राइट। और आगे लिखा है, इंक्लूडिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। अब देखिए, यहाँ दो टर्म्स हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, यानी जन्म के 1 साल के अंदर होने वाली बच्चों की मृत्यु में काफी कमी आई है। ओह अच्छा। और टोटल फर्टिलिटी रेट? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कुल प्रजनन दर, यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। जब ये दोनों आंकड़े गिरते हैं तो पब्लिक हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होती है। बिल्कुल। आगे एडिटोरियल कहता है, which is largely driven by better healthcare access, institutional deliveries and vaccination coverage across many regions. यहाँ देखिए, बताया गया है कि ये फायदा हमें मिला क्यों है। इसका रीजन है बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस और माताओं में आई हुई जागरूकता। पर एक सेकंड, यहाँ एक वर्ड है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ये काफी टेक्निकल टर्म लगता है। इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में? ये काफी अच्छा सवाल है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का सिंपल हिंदी में मतलब है संस्थागत प्रसव, यानी जब बच्चे का जन्म घर पर ना होकर किसी अस्पताल या हेल्थ सेंटर में होता है। अच्छा, जहां डॉक्टर्स और प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल हो। एग्जैक्टली। और ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ड बैंकिंग के फिलर्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी में काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। सही बात है। और इसके साथ एक और टर्म था, वैक्सीनेशन कवरेज। जी, जिसका मतलब टीकाकरण का दायरा बढ़ना। बिल्कुल। इन दोनों चीजों ने मिलकर भारत की हेल्थ पिक्चर को नेशनल लेवल पे बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन मेरे दिमाग में ना यहाँ एक सवाल आ रहा है, या एक एनालॉजी कह लीजिए। हाँ, बताइए। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना जी, ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे किसी स्टूडेंट के ओवरऑल मार्क्स, यानी जो नेशनल एवरेज है, वो तो बहुत अच्छे आ गए हों। सही कहा, टोटल परसेंटेज काफी हाई दिख रही है। पर क्या उसने सच में हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया है, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में वो सच में फेल हो रहा है और एवरेज ने उसको बचा लिया? क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत ही सटीक बैठती है यहाँ। और आपका ये सवाल ना सीधे हमारे अगले सेक्शन का बेस बनाता है, क्योंकि ये मार्कशीट जो हर जगह एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल। और यही एडिटोरियल का अगला पैराग्राफ समझाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हालत असल में कितने अलग है। तो मैं नेक्स्ट लाइंस पढ़ता हूँ। एडिटोरियल कहता है, however, despite these positive national trends, the data also reveals large disparities between states, income groups and rural-urban populations. अब देखिए, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि इन पॉजिटिव नेशनल ट्रेंड्स के बावजूद डेटा हमें एक दूसरी सच्चाई दिखाता है। वो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अलग-अलग राज्यों, इनकम ग्रुप्स यानी आय वर्गों और गांव शहर के बीच एक बहुत बड़ी असमानता है। यानी हर जगह विकास एक जैसा नहीं हुआ है। सही बात है। कई इलाके आज भी खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों और कुपोषण से जूझ रहे हैं। यहाँ एक वर्ड था मैल न्यूट्रिशन, जिसका मतलब कुपोषण होता है। और आपने अभी एक और इम्पोर्टेंट वर्ड यूज किया था, डिस्पैरिटी। ये वर्ड तो एग्जाम्स में बहुत बार देखा गया है। हाँ,
डिस्पैरिटी सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है आज के इस सेशन का। इसका मतलब ही होता है असमानता या इनइक्वालिटी। तो इसका एंटोनिम इक्वालिटी हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही। और एसएससी के क्लोज टेस्ट में आप देखेंगे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत यूज होता है। वहाँ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहाँ आपको सही कॉन्टेक्स्ट समझकर डिस्पैरिटी या एक्सेसिबिलिटी जैसे वर्ड्स फिल करने होते हैं। एक्सेसिबिलिटी मतलब किसी चीज तक पहुंच होना। एग्जैक्टली जैसे गांव में अस्पताल तो है पर वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, तो एक्सेसिबिलिटी 0 हो गई। सही कहा। और अगर हम यूपीएससी या बैंकिंग के डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें जहां एसेज आते हैं, तो ये पैराग्राफ वहां के लिए गोल्ड माइन है। वो कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, वहां अक्सर रूरल अर्बन डिवाइड यानी ग्रामीण और शहरी भारत के अंतर पर एसेस पूछे जाते हैं। ओह अच्छा, तो स्टूडेंट्स वहां इस पॉइंट को सीधा यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो लिख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ इंडिकेटर्स आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी आज भी शहरों तक ज्यादा सीमित है। ये उनके ऐसे को बहुत वेटेज देगा। ये तो काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और देखिए, एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। हमारा काम यहाँ सिर्फ डेटा और एडिटोरियल का एनालिसिस देना है। हाँ, हम गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले रहे हैं। हम बस सोर्स मटेरियल में जो एनालिटिकल व्यू है उसे समझ रहे हैं। सही बात है। चलिए अब तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जो इसी औसत के भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ एवरेजेस पर चोट करता है। मैं रीड करता हूँ। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट इंडिया कैनॉट व्यू डेमोग्राफिक प्रोग्रेस ओनली थ्रू नेशनल एवरेजेस। देखिए, आसान भाषा में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम सिर्फ नेशनल एवरेज देखकर खुश नहीं हो सकते हैं। मतलब हमें उस एवरेज के पीछे की सच्चाई देखनी होगी। बिल्कुल। आगे क्या लिखा है? एडिटोरियल में आगे है, दिस अनइवन प्रोग्रेस क्रिएट्स मल्टीपल डेमोग्राफिक रियलिटीज विद इन द सेम कंट्री। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मल्टीपल डेमोग्राफिक रियलिटीज। इसका मतलब है एक ही देश के अंदर अलग अलग जनसंख्यिकीय वास्तविकताएं बन गई हैं। इससे थोड़ा और सिंपल एग्जांपल से समझा सकते हैं। हाँ, देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जो हेल्थ और एजुकेशन के मामले में विकसित देशों के बराबर पहुंच रहे हैं। राइट, और वही कुछ राज्य अभी भी काफी पीछे हैं। एग्जैक्टली। तो एक तरफ आपको मॉडर्न डिजीजेस जैसे डायबिटीज से लड़ना पड़ रहा है और दूसरी तरफ दूसरे स्टेट में लोग अभी भी टीबी और बेसिक कुपोषण से मर रहे हैं। ये दो अलग रियलिटीज हैं। ये सच में काफी शॉकिंग है। एक ही बॉर्डर के अंदर दो अलग अलग दुनिया चल रही हैं। और इसीलिए मेरे दिमाग में मास्टरशीट से एक इडियम आ रहा है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। वो है अ वेक अप कॉल। अ वेक अप कॉल मतलब एक ऐसी चेतावनी जो आपको हकीकत दिखाती है। बिल्कुल। ये जो असमानता है, ये गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। और इस वेकअप कॉल के बाद सरकार को क्या करना चाहिए? I mean, अगर मैं भी एक इडियम यूज करूं तो उन्हें इस अंतर को पटना होगा, यानी ब्रिज द गैप। सही पकड़ा आपने, ब्रिज द गैप। उन्हें इस असमानता के गैप को खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी रियल प्रोग्रेस होगी। तो इसका मतलब अगर हम ये गैप ब्रिज नहीं करते, अगर ये इनइक्वालिटी दूर नहीं होती, तो हमारी इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा। बहुत गहरा असर पड़ेगा। और एडिटोरियल का जो आखिरी पैराग्राफ है ना, वो इसी इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी भविष्य के रास्ते की बात करता है। चलिए मैं उस आखिरी पैराग्राफ को रीड करता हूँ। लाइन है, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड्स हेविली ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ केयर क्वालिटी। यहाँ सबसे काम की बात आती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या लाभ। इस वर्ड का क्या एग्जैक्ट मतलब होता है इकोनॉमिक्स में? इसका मतलब है कि जब देश में काम करने वाले युवाओं की तादाद ज्यादा होती है तो आर्थिक विकास तेजी से होता है। पर ये लाभ तभी मिलेगा जब उन युवाओं को अच्छा हेल्थ केयर और एजुकेशन मिलेगी। अच्छा, आगे एडिटोरियल कहता है, विदाउट एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक गेन्स में रिमेन अनइवन एंड फ्रेजाइल। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, ये आज का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड है, यानी संरचनात्मक असमानता। मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जो हमारे सिस्टम की बुनियाद में ही बसी हुई है। बिल्कुल। जब तक हम इस डीप रूटेड असमानता को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो लॉन्ग टर्म विकास है वो फ्रेजाइल रहेगा, यानी काफी कमजोर और अस्थिर रहेगा। और यहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का कॉन्सेप्ट भी आता है ना? हाँ, क्योंकि इंक्लूसिव रिफॉर्म्स या समावेशी सुधार बहुत जरूरी है। ऐसे रिफॉर्म्स जो सबको एक साथ आगे लेकर चलें। तो एक सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर हम ये इंक्लूसिव रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं, तो क्या ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड साबित हो सकता है? एक दोधारी तलवार।
या आपने बहुत ही बेहतरीन एनालिटिकल पॉइंट उठाया है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ अगर युवा स्वस्थ हैं तो वो इकोनॉमी को आसमान पर ले जाएंगे, पर अगर वही युवा बीमार हैं, उन्हें हेल्थ एक्सेस नहीं है, तो वो सिस्टम पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाएंगे। राइट, वो फिर एसेट की जगह लायबिलिटी बन जाएंगे देश के लिए। बिल्कुल। और वही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इंक्लूसिव रिफॉर्म सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है। काफी ब्रिलियंटली आपने इसको समराइज किया। अब हमने पूरे पैसेज का मीनिंग और वोकैबुलरी तो समझ लिया, पर अभी भी एक चीज बाकी है। एग्जाम ओरिएंटेशन, है ना? सही पकड़ा। अब हम इसे अपने व्यूअर्स के एग्जाम के नजरिए से टेस्ट करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल थीम और टोन के होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, जो पैसेज की थीम पूछता है, तो उसका क्या आंसर होना चाहिए? उसमें एक ऑप्शन था हेल्थ केयर प्रोग्रेस विद कंटिन्यूइंग इनइक्वालिटी। और यही इसकी एग्जैक्ट थीम है, क्योंकि पैसेज दोनों बातों को बैलेंस कर रहा है। प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन इनइक्वालिटी भी जारी है। और क्वेश्चन नंबर 10 में ऑथर की टोन पूछी गई थी। मुझे लगता है काफी एनालिटिकल पीस है। सही बात है। इसकी टोन कंसर्न्ड एंड एनालिटिकल है, यानी लेखक चिंतित भी है और डेटा को लॉजिकली एनालाइज भी कर रहा है। वो सिर्फ तारीफ या सिर्फ बुराई नहीं कर रहा। अब अगर हम स्पेसिफिक एमसीक्यूज पर आएं, क्वेश्चन 1 था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू। वहाँ 4 ऑप्शंस थे। हाँ, और हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका आंसर होगा इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, यानी वर्किंग पॉपुलेशन के बढ़ने से जो आर्थिक फायदा मिलता है। सही है। और एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 11। इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस हमेशा थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसमें पूछा था कि इस पैसेज से क्या निष्कर्ष निकलता है, और इसका निष्कर्ष यही था कि अनइक्वल हेल्थ केयर एक्सेस का सीधा असर देश की लॉन्ग टर्म नेशनल ग्रोथ पर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर असमानता रही तो हमारा फ्यूचर ग्रोथ फ्रेजाइल हो जाएगा, जैसा हमने आखिरी पैराग्राफ में पढ़ा था। अब देखिए हर एक क्वेश्चन कैसे सीधे हमारे डिस्कशन से लिंक हो रहा है। हाँ, और आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 19 था, इंक्लूसिव रिफॉर्म्स प्राइमरीली एम टू। इसका क्या आंसर होना चाहिए? इंक्लूसिव का मतलब ही सबको शामिल करना होता है, तो इसका आंसर है टू एंश्योर इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ताकि चाहे कोई गांव में हो या शहर में, सबको बराबर मौके मिले। क्या बात है। इन ट्रिक से तो किसी भी एग्जाम में आरसी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सही कहा। अगर आप कॉन्टेक्स्ट और टोन समझ गए तो इंग्लिश का डर अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसके साथ हमारा आज का डीप डाइव लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमने प्रैक्टिकली हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर लिया है। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं कंप्लीट होता है। हमने डेटा की सच्चाई से लेकर एग्जाम ट्रिक्स तक सब कुछ डिस्कस किया। पर सेशन को खत्म करने से पहले मैं अपने सभी लिसनर्स, सभी फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, वही आज की डिस्कशन का निचोड़ होगा। आज का डेटा हमें ये तो बताता है कि नेशनल लेवल पर प्रोग्रेस हो रही है, पर आप खुद एक पल के लिए सोचिए, क्या बड़े शहरों में बड़े अस्पतालों का बनना ही काफी है? सही पॉइंट है। या जब तक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं एट द ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर गांव के बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, तब तक क्या हम असली मायनों में इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे? इस पर बैठकर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में एक काफी डीप थॉट है और इसके बारे में स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते वक्त जरूर सोचना चाहिए। एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वही आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। एकदम सही कहा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल सेशन में।